हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। तो यहाँ पर हमारी 3 यूनिट दी गई है। अब सेमेस्टर 4 के जो एग्जाम्स हैं वो आपके अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप लोग उसको पहले जल्दी से कवर कर लीजिए। तो यूनिट 3 में से आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर से हम जो आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि आपको जो है जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, ये जो स्टडी मटेरियल जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। जो बच्चे टॉप 10 या फिर 10 इयर्स के चक्कर में लगे हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में लगे हुए हैं, वो ऐसा ना करें और अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से जो है चैप्टर्स को एनालाइज करें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर्स को आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है आपका और बहुत ज्यादा आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। और यूनिट नंबर 2 में से आपका जो कॉन्सेप्ट ए है यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध, तो हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा लेक्चर। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है कि सबसे पहले आपको जो है इंट्रो लिखना है। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा वो आपका यहाँ पर दिया गया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, उसके क्या प्रमुख कारण थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में युद्ध हमेशा जो है वो क्यों होता है, विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि भाई अगर कोई एक देश, जैसे कि अमेरिका ने क्या करा था, कुवैत पर अटैक कर दिया था। ठीक है, तो इराक ने कुवैत पर अटैक किया था, क्यों? कि वो उसके संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है वो युद्ध क्यों की जाती है? युद्ध इसलिए किया जाता है कि विदेशी नीति के जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त कर लिया जाए और देशों के बीच में विवादों के निपटारे का प्रमुख और सर्वाधिक चयनित माध्यम भी रहा है कि अगर किसी भी देश के बीच में विवाद चल रहा है तो क्या होगा कि युद्ध किया जाता है और युद्ध के बाद में क्या होता है, उस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। परंतु वास्तविकता में युद्ध ने विवादों को सुलझाने के बजाय हमेशा देशों के बीच संघर्ष और अधिक गहराया है। और अब देखो ऐसा भी होता है कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो लड़ाई के बाद में सब कुछ खत्म हो जाए, परंतु आजकल ऐसा होने लगा है कि जो जितने भी बार युद्ध होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि इनके बीच में संघर्ष होगा और इसके बाद में और ज्यादा अधिक गहरा हो जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई जब हमारे पूरे विश्व के अंदर सबसे पहला जो युद्ध हुआ था यानी कि प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, उसने क्या करा, वहां पर जो है अलग अलग विचारकों ने बोला था कि जो एक युद्ध है ना, ये जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है, इसको सभी युद्धों के अंत के लिए युद्ध कहा गया है, यानी कि वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी कि जितने भी युद्ध होंगे उन सबको खत्म कर देगा, एक ही युद्ध हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो था ना, उस वो इस कथन का अपवाद नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि देखो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने ही न केवल कई मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया, बल्कि विवादित संघर्ष के मुद्दों को भी जन्म दे दिया। अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे इसने दे दिए कि और अनेकों आने वाले टाइम पर युद्ध होने की संभावना बनती चली गई। जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, विवादित सीमाएं, जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या, जिनके कारण एक वैश्विक सैन्य संघर्ष ने जन्म लिया और जिसे आप और हम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था देश के अंदर, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार को विचारकों ने क्या बोला था कि भाई सभी युद्धों के अंत के लिए युद्ध है, कि जो इतना सब कुछ ये चल रहा है ना, किटपिट किटपिट, इस सबको खत्म कर देगा, एक युद्ध हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद में फिर और भी ज्यादा बड़े बड़े रास्ते खुल गए और बहुत सारे मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया और उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। तो आगे चलते हैं अब जरा हम इसमें। आप ये सभी जानते हैं कि जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो दो अलग अलग घटनाओं के साथ में शुरू हुआ। कैसे? चीनी जापानी युद्ध और पोलैंड में जर्मन सोवियत आक्रमण। अब ये दोनों यहाँ पर जो बताया गया है कि चीन और जापान का युद्ध हो रहा था और पोलैंड में जर्मन और सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो 23 अगस्त में क्या हुआ कि 1939 में जर्मनी ने और सोवियत संघ ने एक 10 साल के गैर आक्रामकता समझौते पर हस्ताक्षर किए कि भैया कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके लिए सहमत हो गए 1939 के अंदर 23 अगस्त में। परंतु क्या हुआ कि जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य पोलैंड के विभाजन का मार्ग आया। अब क्या हुआ, पोलैंड के विभाजन के लिए बात आने लगी, तो इसी चीज को देखते हुए 1 सितंबर 1939 को ही जर्मनी ने पोलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने के लिए उद्देश्य से हमला कर दिया और इस आक्रमण के साथ ही यूरोपीय देशों के बीच में युद्ध भड़क उठा। अब भाई सिंपल सी बात है, पहले आप संधि कर रहे हैं और संधि करने के बाद में अगर आप उस चीज को ना माने तो क्या होगा, तो सामने वाला देश तो युद्ध करेगा ही ना। तो पोलैंड
को लेकर जो है यहाँ पर युद्ध हो गया और जर्मनी ने अटैक कर दिया और इसी वजह से यूरोपीय देशों के बीच में भी युद्ध भड़क उठा। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था, अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था जो कि 6 वर्षों तक चला, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ और 45 तक चलता रहा। अब इसके दौरान क्या हुआ, विश्व का अधिकांश भाग जो था इन दोनों गुटों के अंदर शामिल था, प्रतिद्वंदी का मतलब कॉम्पिटिटर थे। अब ये इसमें बताया गया एक तो मित्र राष्ट्र था और एक आपका धुरी राष्ट्र था। ये आई होप आपको 12th क्लास के अंदर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बुक 1 के अंदर हमारा लेसन नंबर 1 था शीत युद्ध का दौर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो चलिए यहाँ पर समझ लीजिए। मित्र राष्ट्र क्या था, यानी कि यूएसए, ब्रिटेन और उसमें उपनिवेशिक फ्रांस और यूएसएसआर, यानी कि जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और अब इसको जो है रूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पोलैंड और यूगोस्लाविया, उसके बाद में धुरी राष्ट्र में जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, इटली, जापान और रोमानिया, ये देश शामिल थे। अब इन युद्धों ने क्या करा, इन देशों को ना कुल युद्ध यानी कि टोटल वार की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब हुआ क्या कि भाई ये तो दोनों के दोनों आपस में बड़े बड़े जो गुट बन चुके थे, तो इसी को देखते हुए 8 मई 1945 को जर्मनी और अगस्त 15 1945 को जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ में ये युद्ध समाप्त किया गया। अब जापान ने क्या करा, जापान द्वारा मित्र राष्ट्रों ने ना समर्पण करने के लिए बात मान ली और क्या हुआ, अपने आप को मतलब इन्होंने जो है झुका दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि अब जो है युद्ध नहीं करना, यानी कि युद्ध को समाप्त करने की पहल इन्होंने कर दी। परंतु उसके बाद क्या हुआ, अब सोवियत संघ जो था यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका, ये दो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। अब अगले 40-50 वर्षों के लिए विश्व पटल पर एक युद्ध की स्थिति बनी रही। जैसे कि आपको पता होगा कि उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद में शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ है ना, शीत युद्ध आया। शीत युद्ध क्या था, यानी कि कोल्ड वॉर, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई उसके बाद में। और द्वितीय विश्व युद्ध के विरासत में, यानी कि उसकी लेगेसी में, उसके विरासत के रूप में क्या हुआ, यूएनओ का उदय हुआ। यूएनओ मतलब क्या था, इसको पहले हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे। और उसके बाद में 1945 के अंतर्गत ही इसको किस नाम से बोला गया, या उसका उत्तराधिकारी बना यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका उदय हुआ। अब बात करते हैं एक्चुअल में, ये तो हमने पढ़ लिया उसका इंट्रो। तो सबसे पहला अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो द्वितीय विश्व था उसके प्रमुख कारण क्या थे, तो अब आपको यहाँ पर ना कुछ कारण बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको इसको समझना है अच्छी तरीके से और इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है, और उसके बाद आपके पेपर में आप अच्छा आराम से अपने नंबर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की। तो कारण क्या है, रीजंस क्या थे, तो देखो द्वितीय विश्व जर्मन जो वेयर मैच यानी कि रक्षा बल द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि जर्मन का एक रक्षा बल था जिसको हम वेयर मैच कहते हैं, इन्होंने क्या करा, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब जिसे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने सुरक्षा का आश्वासन दिया था। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा था हम सुरक्षा देंगे, और जैसा कि वादा किया गया था, जर्मन आक्रमण के तुरंत बाद ही दोनों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी कि भैया, क्योंकि इन्होंने पहले से ही प्रॉमिस किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। परंतु हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 के दिन, जिस दिन युद्ध का आरंभ हुआ, उस समय तक यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति पहले से ही बनी हुई थी और तनाव दिन पर दिन तेज हो रहा था। युद्ध होना लगभग तय ऐसा हो गया कि भैया युद्ध होगा ही होगा। पर कुछ विद्वानों के अनुसार क्या बोला गया कि युद्ध के जो मूल कारण है उसमें वर्साई की संधि तक में देखा जा सकता है, कि वर्साई की जो संधि है ना वो उसका मूल कारण माना जाता है, कि भाई 1918 के बाद में विश्व शांति के प्रयासों के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। परंतु यह आवश्यक हो जाता है कि इस युद्ध की व्यापक गहन समझ के लिए कि 1919 से 1939 के बीच के अंदर जो विश्वव्यापी घटनाक्रम था, वो जो घटनाएं हुई हैं उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अब इस युद्ध के विभिन्न अन्य कारण क्या थे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो किस तरीके से निकल कर मतलब सामने उभर कर आने लगा, यानी कि पहले से ये सब घटनाएं चल रही थी। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वर्साई की संधि, कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसका जो मेन कारण था वो क्या था, वर्साई की संधि। कैसे कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, जो मित्र राष्ट्र थे ना, उन्होंने क्या करा, एक न्यायपूर्ण और आदर्श विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो न्याय, शांति और निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित हो, स्थापित करने के लिए उन्होंने पेरिस में एक समझौता रखा, यानी कि एक शांति सम्मेलन रखा। लेकिन बाद में इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जर्मनी से युद्ध के नुकसान का मुआवजा वसूलना है, क्योंकि जो युद्ध हुआ ना उसमें जर्मनी के ऊपर क्या लगाना, टैक्स लगाना और वसूलना है सारा मुआवजा और बदला लेना है। अब इसी कारण यह सम्मेलन दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी बीज बोकर समाप्त हुआ। अब क्या हुआ, ये सम्मेलन तो हुआ परंतु दूसरा विश्व युद्ध, सिंपल सी बात है भाई, लड़ाई हो रही है, आप उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाने की बात कर रहे हो कि भाई वो हर्जाना करेगा, वो मुआवजा भरेगा। तो इन सब चीजों को लेकर क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध की दोबारा से नींव उसके अंदर डल गई। और मित्र राष्ट्रों ने इस एजेंडे को हासिल करने के लिए जर्मनी पर केवल कठोर दंड आरोपित किए और सैन्य और औपनिवेशिक शक्ति के संबंध में भी बड़े पैमाने पर प्रतिबंध भी लगा दिए। अब इन्हीं कारणों के आधार पर क्या हुआ कि विभिन्न विचारकों ने इस संधि को जर्मनी को
अपमानवनित करने वाला कृत्य कहा। अब भाई जर्मनी का आपको पता ही है कि भाई जर्मनी को इन्होंने क्या करा, अपमानित करने वाला कृत्य कह दिया ना, कि जर्मनी को अपमानित कर रहे हो आप लोग, क्योंकि जर्मनी स्पेशल थोड़ी ना है कि जर्मनी को ही आप वो बोल रहे हो कि भाई आपको पूरा का पूरा जो है वो देना पड़ेगा, है ना, इस पे मतलब जो टैक्स देना पड़ेगा पूरा। तो इस चीज को लेकर भी क्या हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी। परंतु हुआ क्या आगे जाकर, कि जो जर्मनी था, इससे जर्मनी से ना बंदूक की नोक पर संधि पर हस्ताक्षर तो करवा लिए गए, और इन सभी आधारों पर यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये संधि जर्मनी को शून्य पर लाने का एक ट्विटर क्लब, यानी कि विजय राष्ट्रों का समूह बनाने का एक प्रयास मात्र थी, और केवल केवल मित्र राष्ट्रों ने ही स्वयं ही एक तरफा रूप से प्रतिबंधों और दंडों को निर्धारित किया, और जर्मन लोगों ने इस संधि को डिकेट या फिर डिक्टेट यानी कि शांति का नाम कहा गया। और इस अपमान के जन्मे गुस्से ने जर्मनों को अपने पक्ष में एकजुट करने और सत्ता पर कब्जा करने में हिटलर को लाभान्वित किया। अब हिटलर आपको पता ही है भैया, हिटलर ऐसे देखो, हम उसको गलत बोल सकते हैं, पर हुआ क्या, धीरे धीरे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब जो हिटलर था वो भी मजबूर हुआ ना, इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या हुआ, तो उस मजबूरी के कारण जो है हिटलर अपने आप में जो है क्या हो गया, बहुत ज्यादा मतलब अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने लगा, और वो कुछ अपने आप को एक अलग शक्तिशाली अ, अधिनायकवादी के रूप में निकलकर सामने लेकर आया। और दूसरा यहाँ पे कारण क्या था कि 1929 के अंदर ना एक महान आर्थिक मंदी आ गई। अब महान आर्थिक मंदी क्या थी भैया, देखिए 29 अक्टूबर 1929 को क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट बाजार की घटना ने विश्व के विकास की गति को महान आर्थिक मंदी का मोड़ दे दिया। हुआ ये कि इस आर्थिक मंदी की कई देशों को आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाता है। अब हुआ ये क्या भाई, कारण बेरोजगारी, आर्थिक सुरक्षा बढ़ गई, लोकतांत्रिक जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा, और मंदी के कारण उभरे इस उथल पुथल के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता हो गई, और कम्युनिस्ट नियंत्रण के विस्तार का डर भी यूरोप के देशों में उभरता रहा। और इसमें जर्मनी और इटली सहित कई यूरोपीय देशों ने अधिनायकवादी और अति राष्ट्रवादी सरकारों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब अधिनायकवादी सरकार क्या होती है, यानी कि जिसमें आप जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, और मुसोलिनी का नाम सुना होगा, देखो यहाँ पे ये भी रखा है कि जो मुसोलिनी था इटली में, और एडॉल्फ हिटलर जो था जर्मनी में, इन्होंने अपने अपने देशों में क्या करा, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भाई इन्होंने क्या करा, लोकतांत्रिक शासन को ही उखाड़ फेंका, और क्या बना दिया, तानाशाही। ठीक है, अब ये भी एक कारण था कि तानाशाही की स्थापना हो गई। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा पॉइंट कौन सा आया, उसके बाद में एक और पॉइंट निकलकर सामने आया कि यूरोप में अधिनायकवादी शासन का उदय। अब यूरोप में धीरे धीरे जो है क्या हुआ, अधिनायकवादी शासन का उदय होने लगा। ठीक है, अब अधिनायकवादी शासन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखा गया है कि भाई यूरोप में उभरी जो अधिनायकवादी सरकारें थी, अपने कामकाज प्रणाली में एक दूसरे से भिन्न थी, अलग थी दोनों। क्यों, क्योंकि जिन मूल कारणों से इन शासन व्यवस्थाओं का उभार हुआ था उसे ये सभी साझा करते हैं, जैसे कि युद्ध के बाद की राजनीति उथल पुथल, भयावह आर्थिक परिस्थितियां, मौजूद राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष, और अति राष्ट्रवाद की उभरती लहरें थी। फांसीवाद और नाजीवाद सबसे प्रसिद्ध सत्तावादी शासन था। तो देखो आपने सुना भी होगा आज तक भी कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो किस चीज का, फांसीवाद का, ठीक है, और नाजीवाद का, कि ये दो विचारधाराएं जो थी ना, इन्होंने तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण उभरी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण में जो मुसोलिनी था और जो हिटलर था, इन दोनों ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए। पहले तो ये जब सत्ता में, यानी कि जो इनको क्राउन मिला, यानी कि जो वहां के शासक बने, तो वो कैसे बने, वो तो बने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग, यानी कि सीधे उससे बन गए, यानी कि लोकतंत्र से, ठीक है ना। पर ये उस समय तो क्या थे, बिल्कुल शांत थे। उस टाइम तक तो इन्होंने सोचा कि बस बिल्कुल एक बार सत्ता हाथ में आ जाए, और सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने जो है तानाशाही दिखाना शुरू कर दिया। अब तानाशाही की अगर हम बात करें तो इसमें ना इन्हों के दो अलग अलग पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा फांसीवादी। अब फांसीवादी कौन था, यानी कि मुसोलिनो। इसने क्या करा, अपने उस राजनीतिक आंदोलन को, जो इन्होंने आंदोलन किया, उसको वर्णित के लिए इन्होंने एक वर्ड लिया, फांसीवादी, जिसके द्वारा उसने सत्ता पर कब्जा किया और इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य बनाने के स्वयं के सपने को साकार करने का प्रयास किया। फांसीवादी एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप को दर्शाता है। तो यहाँ पर तो ये हो गया फांसीवादी। उसके बाद में जो हमारे जो हिटलर भैया जी हैं, हिटलर ने क्या बोला, तो हिटलर ने क्या बोला उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मुसोलिनी ने 1922 में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आया, ये भी सेम वही एज इट इज वैसा ही। लेकिन जल्दी 1926 में क्या करा इसने, इटली की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल दिया, और जो उदारवाद विरोधी, समाजवादी विरोधी और इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए विस्तारवादी प्रवृत्तियों से भी इसने प्रेरणा ले ली। अब बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो वो है हमारा नाजीवादी। अब नाजीवाद क्या है, हमारा नाजीवाद देख लेते हैं। नाजीवाद में क्या दे रखा है कि नाजीवाद से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से जिसका उदय जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर ने किया था। इसने क्या करा, ये भी राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी आदि नाजी पार्टी की सत्ता में आने से हुआ।
पहले ये डेमोक्रेसी पार्टी के उससे आधार पर उसमें आया, और उसके बाद में धीरे-धीरे इसने क्या करा, हिटलर ने जो है उसके बाद में जर्मन इतिहास के नए युग की नींव रखने का प्रयास किया, जिसमें कि तीसरा रीच का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जर्मन साम्राज्य होगा। सिर्फ उसने क्या बोला कि ऐसे लोग, यानी कि जो योग्यता है, उन्होंने बोला ना कि जर्मन नस्ल के जो लोग हैं, सिर्फ वही एक असली जर्मन है और कोई नहीं। तो उन्होंने पूरा सोचा कि पूरे विश्व के अंतर्गत जो है ना, अब किसकी हुकूमत होगी, सिर्फ जर्मनियों की होगी, यानी कि नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद उन्होंने एक जो सेना बनाई हिटलर ने, और उसके बाद में उन्होंने देश के अंदर अपने आप को ये दिखा दिया कि हम ही सबसे बड़े, सबके किंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पॉइंट नाजीवाद के ऊपर है। अब जो ग्रेटर लेबरेंस, यानी कि इसमें बताया उसने कि नागरिकों के निवास का क्षेत्र, उसने बोला कि वो स्थापित करना चाहता है ऐसा क्षेत्र जिसमें सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे, और उनको ये विश्वास दिलाया कि युद्ध और सैन्यकरण इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है, कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि जर्मन एक ऐसी जगह बन जाए जहां पर सिर्फ जर्मनी के जो लोग हैं वही वहां पर निवास कर सकें, तो ये सिर्फ कैसे हो सकता है, सिर्फ युद्ध के कारण हो सकता है। तो 1933 के जर्मन में चुनाव में क्या हुआ, सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो थी, उसने सफलता हासिल की, और एडोल्फ हिटलर ने चांसलर के रूप में सरकार की कमान संभाली। परंतु हुआ क्या, चांसलर के रूप में सत्ता में आने के बाद में हिटलर ने जर्मन लोगों और जर्मन राज्य दोनों को पकड़ बनाने के लिए हर संभव साधन का उपयोग किया, और जल्द ही जर्मन जीवन का एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से थर्ड रीच, यानी कि नाजी विचारधारा के नियंत्रण में ना हो। और हिटलर ने क्या करा, धीरे धीरे राज्य और समाज को पूरी तरीके से बदलने का एक सफल प्रयास कर लिया। और एक निर्दयी तानाशाही, यानी कि जिसको बिल्कुल दया नहीं आती, ऐसी तानाशाही एकाधिकारी सत्ता व्यवस्था का उदय हुआ, और नाजी शासन के उद्भव के कई कारण बताए। इसमें से कुछ जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से थे, कि जो नाजीवाद है वो उदय कैसे हुआ, उसके क्या प्रमुख कारण थे। देखो, वर्साई की संधि जो हुई थी वो, ठीक है, और आर्थिक मंदी हुई उसकी वजह से, और बीमार गणराज्य की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए उनकी जो असफलताएं थी उनकी वजह से, और हिटलर की बढ़ती लोकप्रियता, यानी कि हिटलर को बहुत लोग पसंद करने लगे थे, और वर्साई की संधि के पहलुओं को संशोधित कर बदला लेने की एक उसकी महत्वाकांक्षा जो थी वो। तो यही सब कारण थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ, और यही सब कारण आपको अपने एग्जाम्स में लिखने हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपको एसओएल स्टडी मटेरियल के अंदर सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। तो आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए, या फिर 10 ईयर्स को खरीदते हुए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए अपना मुख ना मोड़ें। आप लोग क्या करें, जो स्टूडेंट को जो एसओएल की तरफ से जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, और पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स दी गई है। तो आपके अपने अच्छे नंबर लाने के लिए आपको स्टडी मटेरियल जो है सिर्फ एसओएल का ही पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।